हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं आप लोग का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हम लोग अभी नरेंद्र अवस्थी सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, और दोस्तों हम लोगों ने लेवल 1 बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर कर लिया है, पूरा ही डिस्कस किया है। और लेवल 2 के भी हम लोगों ने स्टार्टिंग कर दिया था और 5 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों आज आपके साथ हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 टू 10 लेवल 2 के। ओके, क्योंकि क्वेश्चंस ये थोड़े से बड़े हैं, इसलिए हम केवल 5 भी एक दिन में टारगेट करेंगे और आपको भी कुछ अच्छा लगेगा इन क्वेश्चन को सॉल्व करके। इससे पहले मैं अपनी क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करना स्टार्ट करूं, दोस्तों मैं आपसे एक बात हर बार शेयर करता हूं और इस बार फिर से कि अगर आपको कोई भी डाउट आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना डाउट सेंड कर सकते हैं मुझे। मैं अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी आपको वहां पर सेंड कर देता हूं हर बार, सो दैट आप लोग अपने डाउट्स मुझे वहाँ पर पर्सनली भी भेज पाएँ और आपके डाउट रिज़ॉल्व हो पाएँ। दोस्तों हमारी कोशिश है कि आप लोग अच्छे से अच्छा परफ़ॉर्म कर पाएँ। नरेंद्र अवस्थी क्वालिटी वाइज़ बहुत ही अच्छी बुक है। तो हमारा कोशिश ही होता है कि हम अच्छे बुक्स को आपके साथ सॉल्व करें, ताकि आपको क्वालिटी क्वेश्चंस आपके दिमाग में अच्छे से गो थ्रू हो पाएँ और आपको मज़ा आए पढ़ने में। तो चलिए, आपका वक़्त ज़ाया ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, एक बार साथ ही साथ रीड करेंगे और मजा आएगा। बोल रहा है सोडियम crystallizes in a BCC arrangement with interfacial separation between the atom at the edges is 53.68 picometer the density of the crystal। देखिए, आप जब भी डेंसिटी का फार्मूला आपको चाहिए होता है तो आपको पता है D इज इक्वल टू क्या होता है, जेड एम अपॉन एन क्यूब होता है। क्या होता है दोस्तों, जेड एम अपॉन एन क्यूब होता है। ये आपको बहुत अच्छे से पता है और कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास देखिए बीसीसी के लिए जेड है, एम भी है, एन भी है, ए नहीं है। अब एन ए सॉरी ए के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कुछ लॉजिकल एक्सप्रेशंस का यूज करना होगा जो कि दिया गया है कि कोई भी अननोन आपको दूसरा क्योंकि यहाँ पर कोई भी जो अननोन है वो कहीं ना कहीं से रिलेट करेगा। आपसे बोल रहे हैं इंटरफेशियल सेपरेशन बिटवीन द एटम। देखिए, आपको पता है सिंपल बीसीसी लैटिस में होता क्या है, थोड़ा सा समझिएगा, कोशिश करिएगा। हमने लास्ट सेशन में भी आपको इसके साथ डिस्कस किया था, ये द सेम थिंग। ये एक एटम है और ये है, ठीक है। आपको दोस्तों पता है कि ये जो एज लेंथ है वो कितनी है, ये है। और मान लीजिए रेडियस ये आर है और ये आर है, तो साफ साफ बोल रहे हैं इंटरफेशियल उनका जो डिस्टेंस है वो a माइनस टू आर हुआ। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है उन्होंने, उन्होंने दे रखी है 56.53.6 दे रखी है। अब एक मजे की बात देखिए दोस्तों, आप लोग समझिए और बताइए भी कि भाई हमारे पास दो अननोन यहाँ पर टहल रहे हैं, ए माइनस टू आर, सॉरी ए और आर दो अननोन टहल रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ ए चाहिए। तो यू नो फॉर बीसीसी क्रिस्टल आपको पता है रूट थ्री ए इज इक्वल टू क्या होता है, 4r होता है। मतलब मैं अगर रूट थ्री ए बाई टू रख दूं तो क्या मैं 2r की जगह रूट थ्री ए बाई टू रख सकता हूँ? आई एम फ्री फॉर दैट, ठीक है। तो व्हाट वी हैव टू डू हियर, हमें यहाँ पर क्या करना है, 2r की जगह रूट थ्री ए बाई टू पुट कर देना है सिंपल। और इसकी वैल्यू कितनी है, 53.6। ओके, अब और आगे सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका 2a माइनस रूट थ्री ए इज इक्वल टू 53.6। और यहाँ से आप आराम से क्या करेंगे, ए की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। ए की वैल्यू आप फाइंड आउट कर पाएंगे, 2 माइनस रूट थ्री इज 1.7, तो 53.6 अपॉन 1.7, तो 2 माइनस 1.7 नियरली, तो ये आ गया 53.6 अपॉन 0.3 नियरली, बिकॉज 1.732 होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको आराम से वैल्यू मिल रहा है। देखिए क्या मिल रहा है, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये 2r की वैल्यू कितनी आ रही है, 2r की वैल्यू आ रही है रूट थ्री बाई टू, और यहाँ आपने पुट कर दी तो यहाँ से a आ जाएगा। ए दोस्तों जो अगर आप सॉल्व करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पर सॉल्व किया a की वैल्यू, तो a की वैल्यू जो आपको नियरली मिलेगी वो नियरली वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी आपको 70 पॉइंट समथिंग, 70 के आसपास वैल्यू मिलेगी, 70 पिकोमीटर। आप इस पिकोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेना प्लीज, ठीक है। यहाँ पर आपको सेंटीमीटर में पुट करेंगे
ठीक है, तो आपको पता है 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12, तो 70 में 70 10 टू द पावर -10 हो जाएगा, 7 10 टू द पावर -9 हो जाएगा सेंटीमीटर पे। जेड की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, सॉरी 2 पुट कर देंगे क्योंकि बीसीसी अरेंजमेंट है। एम आपको दिया ही गया है कितना, यहाँ पर एम आपको 23 दिया गया, एन आपको पता ही होता है, ये आप फाइंड आउट कर लें, सॉरी ये आपको पता हो चुका है। तो जब दोस्तों यहाँ पर आप सॉल्व करने बैठेंगे, जब यहाँ पर आप सॉल्व करने बैठेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो यू विल गेट नियरली दिस टाइप का आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, मैं फिर से समझा रहा हूँ आपको क्या करना है। केवल और केवल यहाँ पर जो खेल था वो इस कैलकुलेशन का खेल था, a - 2r = 53.6। आपको पता है ये टोटल a है और ये 2r है, तो बीच का डिस्टेंस कितना बचा, दैट इज जो भी बचा वो 53.6 है, क्योंकि साफ साफ बोल रहा है इंटरफेशियल सेपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको a की वैल्यू मिल रही है और a की वैल्यू मिलने के साथ साथ यहाँ आपने a की वैल्यू को रख दिया है और आपको आंसर मिल रहा है। मैं फिर से बता रहा हूँ, दैट इज द बेस्ट। मुझे नहीं लगता कि इससे सही तरीका कुछ होना चाहिए इसको सॉल्व करने। ठीक है, होपफुली आप लोग को सॉल्व हो जाएगा और आराम से इसका आंसर आप लोग को मिल जाना चाहिए, मुझे ऐसा विश्वास है, और आप लोग कर भी लेंगे ऐसा मुझे पक्का पता है। ठीक है, यहाँ पर आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 53.2 हो जाएगा, ये देखिए। तो बस आप इसको आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और आपका आंसर आपकी आ जाएगा। ठीक है, होपफुली सबसे सॉल्व हो गया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में पढ़ते हैं। सेकंड मतलब आज का सेकंड, मतलब वैसे 7th क्वेश्चन है। द डेंसिटी ऑफ सॉलिड अर्गन इज 40 ग्राम पर मोल, जो कि इसका मॉलिक्यूलर मास दिया गया, एटॉमिक मास दिया गया है, इज 1.68 at 40 Kelvin. If the argon atom is assumed to be a sphere of radius 1.50 10 to the power -8 centimeter, what the percentage of solid argon is apparently empty space? देखिए बोल क्या रहा है कि भाई जो आर्गन है उसकी डेंसिटी ये दे रखी है। अगर आर्गन एटम को एक स्फीयर माना जाए तो कितना स्पेस एम्प्टी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले ये कैलकुलेट कर लीजिए कि एक्चुअल में डेंसिटी ऑफ द सॉलिड कितनी है। ठीक है, अभी सॉलिड ऑर्गन की डेंसिटी उन्होंने दी है, लेकिन ओरिजिनल कितना है, ओरिजिनल उसकी डेंसिटी कितनी है, तो आपको समझ में आ जाएगा ओरिजिनल कितना है। तो आपको कुछ नहीं करना था, सिंपल d इज इक्वल टू क्या करना था, ZM/NA³ करते आप। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर आपको सिंपल है क्या, डेंसिटी ऑफ आर्गन ओके इज इक्वल टू 40, तो m की जगह 40 पुट कर लिएगा। जेड नॉर्मल आप कोई भी सॉलिड मान सकते हैं, तो 1 मान लीजिएगा। a³ क्या देखिए क्या है, आपको पता है वो स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 πr³ होता है दोस्तों, 4/3 πr³ होता है। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे मैं फिर से बता रहा हूँ, जेड आप पुट करोगे, Z1 पुट करोगे, M पुट करोगे, M इज 40 दिया हुआ है, Na आपको 6.022 × 10⁻23 और यहाँ से a³ मतलब स्फीयर के फॉर्म में चेक करेंगे और जो भी आपका आएगा। ठीक है, अब मतलब अब देखिए क्या आएगा आपका, आपने ये सिंपल पुट करेंगे तो यहाँ पर Z की वैल्यू 1, ठीक है, M इज 40, Na इज दिस वन एंड a³ 4/3 πr³ पुट करेंगे तो Z की वैल्यू जो सॉरी D की वैल्यू नियरली आएगी, तो आपके सॉल्व करने के बाद आएगी 4.7। आप करिएगा आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा 4.76 ये ओरिजिनल मतलब डेंसिटी है। अब वो भरा कितना है, 1.68 भरा हुआ है, तो मतलब वो ऑक्यूपाइड कितना है 1.68 अपॉन 4.76 तो ये डेंसिटी ऑक्यूपाइड है, क्योंकि साफ साफ बोल रहा है कि आर्गन की डेंसिटी ये है, जबकि आर्गन का ओरिजिनल स्फीयर इतने का है। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, यहां से आ जाएगा कितनी ऑक्यूपाइड डेंसिटी है, कितना वो भरा हुआ है। ठीक है, तो कितने इफिशिएंसी उसकी है, तो ये नियरली आपके पास 35% के आसपास आ जाएगा, क्योंकि ये भरा हुआ है। आपसे क्या बोल रहा है, एम्प्टी स्पेस, तो एम्प्टी 100 से माइनस कर दीजिएगा तो नियरली आपको ये आंसर मिल जाएगा। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली कुछ लिंक नहीं दे रहा था, आपको कुछ अपेरेंटली पूछ रहा था, तो वो आपको ऐसे सॉल्व करना था कि वास्तव में वो कितना भरा हुआ है और कितना वो खाली है, तो इस हिसाब से वो सॉल्व होगा। होपफुली ये सबको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओके, अब ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं। क्या बोल रहा है, ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस इज मेड अप ऑफ hollow sphere of B. Sphere of solid A are present in the hollow sphere of B. मतलब क्या है कि कोई भी
बॉडी सेंटर्ड है, मान लीजिए कोई भी बॉडी सेंटर्ड आपका है, कोई भी बॉडी सेंटर्ड आपका बना हुआ है ऐसे कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर एक हालो है, हम मतलब हर एक कॉर्नर पर और सेंटर ऑफ द क्यूब पर, और ये बीच में ऐसे ये सॉलिड। तो क्या बोल रहा है, हालो स्फीयर बी है, सॉलिड स्फीयर, तो ऑब्वियसली रेडियस इसकी आर बी और इसकी आर ए ले लीजिए, जरूरत पड़ेगी आपको। स्फीयर ऑफ सॉलिड ए आर प्रेजेंट इन द हालो ऑफ बी, मतलब ए बी के अंदर है, बिल्कुल सही बात है। रेडियस ऑफ ए इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ बी, मतलब जो रेडियस ऑफ ए है वो बी की कितनी है, हाफ, ऐसे, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बी अनऑक्युपाइड बाय ए इन द यूनिट सेल एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मतलब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बी अनऑक्युपाइड बाय वॉल्यूम ए, ठीक है। मतलब टोटल क्यूब का कितना परसेंट वॉल्यूम या कितने रेशियो में वॉल्यूम जो है वो अनऑक्युपाइड है। ऑब्वियसली यार, अगर ये हॉलो है और ये भरा हुआ है तो बीच वाला स्पेस तो एम्प्टी होगा, इसमें कोई बिल्कुल डाउट ही नहीं होना चाहिए दोस्तों कि बीच वाला स्पेस तो एम्प्टी होना ही है, इसमें कोई डाउट या शक बाधा तो होनी ही नहीं चाहिए किसी। अब कितना स्पेस ऑक्युपाइड है, कितना स्पेस अनऑक्युपाइड है, ये थोड़ा आपको समझना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कैसे, आपको आपको सिंपल पता है कि अगर मैं बी का वॉल्यूम लूंगा तो कितना आएगा, आपको पता है कितना आएगा, 4 पाई बाई 3 या 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और ए का कितना होगा, 4/3 पाई आर ए क्यूब होगा। ओके, अब दोस्तों ये हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वो कितना भरा हुआ है, कितना भरा हुआ है। तो भाई ए भरा हुआ है तो खाली कितना है, खाली कितना है, 4/3 पाई आर बी क्यूब माइनस 4/3 पाई आर ए क्यूब, ठीक है। कॉमन ले लीजिए 4/3 पाई आर, 4/3 पाई कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर अंदर क्या आ गया, आर बी क्यूब माइनस आर ए क्यूब, क्योंकि आपको आरबी के टर्म में आंसर चाहिए, तो आर बी क्यूब और आर ए की जगह हम क्या रख सकते हैं, आर बी बाई 2 का होल क्यूब, ये रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं, तो 4/3 पाई, यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा, 8 में से ये 1 चला गया तो 7 आर बी क्यूब अपॉन 8 आ, क्लियर हो गया होगा दोस्तों ये। और ऐसे कितने क्यूब हैं आपके, ऐसे 8 क्यूब, ऐसे 8 क्यूब है, मतलब वो ठीक बात है, लेकिन ओवरऑल ओवरऑल यहाँ पर बीसीसी लैटिस है, तो कितने क्यूब इफेक्टिवली होते हैं, कितने क्यूब सॉरी कितने एटम आपके इफेक्टिवली होते हैं। तो देखिए ये तो समझ में आ गया आपको, अगर इसको सॉल्व करने बैठेंगे आप तो ये 4 to the 8 आ गया, ठीक है। तो ये बन गया आपका, क्या बन गया, 7 पाई आर बी क्यूब अपॉन 6 बन गया ये। अब बोल रहे हैं कि टोटल में से बट कितने क्यूब है टोटल, टोटल क्यूब है दो, सॉरी टोटल एटम है 2, तो ये आपके इतने हैं क्योंकि अनऑक्युपाइड है। अब टोटल में से, टोटल मतलब ए क्यूब में से, तो कैसे करेंगे, 7 पाई आर बी क्यूब अपॉन 6 इंटू ए क्यूब, और आपको पता है फॉर बीसीसी लैटिस आपको पता है √3a इज इक्वल टू 4rp, मैं ए की जगह 4rp अपॉन √3 रख सकता हूं कि नहीं, यहां पर वैल्यू आप पुट करिएगा, क्या पुट करिएगा वैल्यू, मैं दूसरे स्केच से लिख रहा हूं, 4rp अपॉन √3 का होल क्यूब, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। और यहाँ पर आप 2 का मल्टीप्लाई भी करेंगे क्योंकि 2 एटम में थे, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 इंटू 7 इंटू पाई, आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, नीचे बचेगा 6 इंटू, ये बच गया 64 हो गया ना, ये 64 हो गया, इंटू ऊपर क्या गया √3 इंटू √3 इंटू √3 मतलब 3√3,
क्लियर है? तो यहां से आपने कट किया तो ये आ गया कितना 32, ये आ गया 32, तो ये आ गया आपका 7 पाई इंटू 3√3 अपॉन 6 इंटू 32। ठीक है, 3 से 6 को काट दिया, ये आ गया 7 पाई√3 अपॉन 64, 7 पाई√3 अपॉन 64। कहाँ मिल रहा है ऐसा? आप लोग एक बार फिर से कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, और अगर कैलकुलेशन सही है तो ये वाला आंसर फिर सही हो जाए। एक बार मैं फिर से आपको वैसे बता रहा हूँ, प्लीज कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। ठीक है, क्या करना था, एक हॉलो के अंदर एक क्यूब, एक एटम रखना था और बचे स्पेस को काउंट करना था कि कितना स्पेस आपका बच रहा है। ठीक है, आई होप हो गया होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन थी और थोड़ा सा चीजें समझनी थी, अदरवाइज चीजें बहुत आसान है। ओके, आगे बढ़ो। दोस्तों अब जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट 3 नियरेस्ट नेबर डिस्टेंसेस प्रिमिटिव क्यूबिक लैटिस। आप सभी लोग जानते हैं कि प्रिमिटिव लैटिस क्यूबिक ही होती है जहां पर हर एक कॉर्नर पर एटम होता है। हर एक कॉर्नर पे दोस्तों क्या होता है, एटम होता है। अगर मैं इसको ड्रॉ कर दूं तो बहुत ही बेहतर रहेगा आपके लिए। हर एक कॉर्नर पर ऐसे कुछ सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस, यहाँ पर सबसे दूर पड़ोसी इसका कितना है, ए डिस्टेंस पे ही बेचारा बैठा हुआ है, इसका मतलब इसका सबसे नियरेस्ट टू ए हो। फिर देखिए डायगोनली वाला होगा, ये वाला होगा दोस्तों, क्योंकि इससे पास तो कुछ है नहीं, सारे कॉर्नर पे मतलब ए डिस्टेंस पे रखा हुआ, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, √2a हो जाएगी। तो a√2a। अब बाकी बेचारा क्या बचा, कहीं से भी देख लेना भैया, यही वाला डिस्टेंस सबसे दूर आएगा इसके बाद। तो पहला वाला a हो गया, दूसरा वाला √2a हो गया, तीसरा वाला √3 हो। तो ये नियरेस्ट नेबर, पड़ोसी, सबसे बगल वाला बच्चा कौन सा है, ए डिस्टेंस पे, उससे दूर वाला √3 √2a पर, और सबसे दूर वाला √3 है। मतलब ये अपने अंदर क्यूब की बात कर रहा है। देखिए, तो कॉर्नर कॉर्नर ए डायगोनली √2a, और अगर लॉन्गेस्ट डायगोनल मतलब बॉडी डायगोनल √3 है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। कई बार लोग इस कोऑर्डिनेशन नंबर का भी क्वेश्चन बना सकते हैं, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर है। नेक्स्ट है फर्स्ट 3 नेबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अब बॉडी सेंटर्ड के लिए निकालना है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, जैसे कि हमने सिंपल क्यूबिक के लिए निकाला था वैसे ही बॉडी सेंटर्ड के लिए भी निकाल सकते हैं, कोई डाउट नहीं, कि हमें पता है कि एटम का पोजीशन क्या है। जिन भी बच्चों को एटम का लोकेशन अगर समझ में आता है तो उनके लिए क्वेश्चन में फिर कुछ रह नहीं जाता है। ठीक है, अब देखिए, मतलब ऐसा समझिए कि आपका कोई रूम है और रूम के सेंटर पे कोई आदमी बैठा हुआ है, सबसे करीब क्या होंगे, ऑब्वियसली यार ये सेंटर होंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये जो बॉडी डायगोनल वाला एटम है, बॉडी सेंटर पे एटम है, ये सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस पे होता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना होता है, √3a। ठीक है, मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना होता था, √3a, उसका हाफ कितना हो गया, √3a/2। कितना हो गया, √3a/2। कहाँ कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है। अब देखो है कितना ये, अब बेचारा यही वाला तो बचा इसके पास वाला, तो ए डिस्टेंस पे आ गया। कितना डिस्टेंस पे आ गया, ए डिस्टेंस पे आ गया, ये भी ए डिस्टेंस पे आ गया। अब क्या हुआ, अरे यार ये बॉडी डायगोनल हुआ, तो कितना हुआ, √2a डिस्टेंस पे आ गया। तो बड़ी मुसीबत है, सबसे करीब कौन होगा, जो सेंटर होगा और कॉर्नर वाला, कोई भी कॉर्नर सेंटर से √3a/2 डिस्टेंस पे होगा। अगर आपने KCl का स्ट्रक्चर देखा होगा, अगर आपने ClCl का स्ट्रक्चर देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि सीजियम क्या है, सेंटर में आता है, और ये सीजियम एटम सबसे कनेक्टेड होता है, और यहाँ पर सीजियम का कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होता है, 8 होता है। उसी हिसाब से यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो √3a/2 a और √2a बनेगा। कभी भी नियरेस्ट नेबर के क्वेश्चन करें तो केवल ये देखिए कि सबसे पड़ोसी कौन सा है उसका, तो सबसे पड़ोसी मुल्क कौन सा है, कॉर्नर वाला मुल्क है, और वो √3a/2 डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो दोस्तों आपको ये बातें समझ में आई होंगी। कुछ कैलकुलेशन पार्ट है, ध्यान से करिएगा, एक बार आंसर को जरूर चेक कर लीजिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं अगली सेशन पर कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, आगे की सीरीज के साथ। थैंक यू। ओके।